नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पूर्वांचल से मिशन 2024 का बिगुल फूकेगी बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा करेंगे आज कई दौरे। बड़ी खबर आपको बता रहे, गाजीपुर में रैली करेंगे जेपी नड्डा। 2024 को लेकर भाजपा में तेज की है अपनी तैयारियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्वांचल से मिशन 2024 का बिगुल फूकेगी बीजेपी। जेपी नड्डा की गाजीपुर में रैली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेपी नड्डा के आज कई कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। 2024 को लेकर भाजपा ने तेज की अपनी तैयारियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्वांचल से मिशन 2024 का बिगुल फूकेगी बीजेपी। जेपी नड्डा की आज रैली, पूर्वांचल से मिशन 2024 का बिगुल फूकेगी बीजेपी। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से आज से शुरुआत कर रही है बीजेपी अपनी तैयारियों की 2024 को लेकर, आज से बिगुल फूका जा रहा है। जेपी नड्डा ने कमान संभाली सबसे पहले और आज गाजीपुर में रैली करेंगे। क्या कुछ अपडेट है? जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जेपी नड्डा जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए यूपी से चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। गाजीपुर से 4 रैलियां आज उनकी हैं। सबसे पहले जेपी नड्डा वाराणसी जाएंगे और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। उसके बाद वो गाजीपुर जाएंगे और वहां पे 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। अब माना जा रहा था कि जब एक्सटेंशन मिलेगा जेपी नड्डा को, तो एक बहुत बड़ी शुरुआत करेंगे और कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 के लिए जो बीजेपी शुरुआत करने वाली है, वो यूपी से ही शुरुआत करने वाली है और ठीक वैसा ही हो रहा है। आज चूंकि जेपी नड्डा गाजीपुर से 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने 2024 के लिए बिगुल बजा दिया है चुनाव का। ठीक है। जी, जिस तरह से आज रैली करते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा, गाजीपुर जाएंगे। उससे पहले उनका वाराणसी दौरा भी है, जहां पे वो काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे। और क्या कुछ जानकारी है पंकज? शिखा, बताना चाहेंगे कि जो अभी तक जो कार्यक्रम उनका मेरे पास आया हुआ है, उसके अनुसार सुबह 10:30 बजे वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद से उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। फिर सुबह 11:50 पर उनका कुर्था गांव में कार्यक्रम लगा हुआ है गाजीपुर में, और दोपहर 12:25 पे नंद रेजिडेंसी बासी बाजार में कार्यक्रम है। और उसके बाद जो है कि 1:30 पे आईटीआई मैदान में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपसे बता दें कि यूपी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और देखा जाए तो बीजेपी सबसे पहले 2024 को लेकर रणभेदी बजा चुकी है और ये कार्यक्रम जो है, एक तरह से उनका पहला 2024 के लिए पहला अभियान का आगाज है, एक तरह से देखा जाए तो। और माना जा रहा है कि गाजीपुर में जो ये 4 रैलियां होंगी, इसमें बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगी और जनता सुनना चाहेगी जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा का ये दूसरा कार्यकाल है। पिछले दिनों जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो इस महीने में जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा और सभी सदस्यों ने जो है कि समर्थन दिया और जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिला 1 साल के लिए, यानी 2024 के लिए वो बने रहेंगे। चुनाव उन्हीं की अगुवाई में होगा, तो चुनाव की अगुवाई चूंकि उन्हीं के चुनाव उन्हीं की अगुवाई में होने वाला है, तो इस अगुवाई को निभाते हुए सबसे पहले यूपी में चूंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, तो सबसे बड़ा आगाज यूपी से ही कर रहे हैं जेपी नड्डा। जी पंकज, एक स्टार प्रचारकों की बड़ी सी सूची है बीजेपी की, जिसमें जेपी नड्डा भी आते हैं और काफी प्रभाव देखने को मिलता है जब वो रैलियां लेकर निकलते हैं। काफी हुजूम देखने को मिलता है लोगों का। तो क्या यही वजह है? और साथ ही साथ जेपी नड्डा की अगर बात करें नीतियों की, तो इन्हीं सब चीजों की वजह से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। जी, इसी का बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जेपी नड्डा के आने के बाद से बीजेपी का कद कहीं न कहीं बढ़ा है और 1-2 स्टेट को अगर जो छोड़ दिया जाए, तो बाकी स्टेटों में बीजेपी बढ़त हासिल किए हुए है। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राज्य है, गृह राज्य है गुजरात, वहां पे जिस हिसाब से भारी जीत दर्ज की गई है बीजेपी के द्वारा, तो कहीं न कहीं इसका श्रेय सीधे-सीधे जेपी नड्डा को दिया जा रहा है। और संगठन और सरकार से ठीक-ठाक तालमेल लेकर चलने वाले और सारे वॉलंटियर को एक साथ संगठन में जोड़कर रखने की जब बात आती है, तो जेपी नड्डा सबसे बेहतर माने जाते हैं कि वो संगठन को अच्छे तरीके से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, वो कहीं न कहीं प्रभाव अपना डालती हैं और इसी को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पेश किया और जितने सदस्य हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से इनको माना, जेपी नड्डा को माना कि यही अध्यक्ष बने रहेंगे और उनका 1 साल के लिए एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया, कार्यकाल को बढ़ाया गया। तो अब जो है कि जी। जो 2023 में जो राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं,
उस चुनाव में भी जो है कि एक तरह से इन्हीं की अगुवाई होगी और साथ ही साथ जो 2024 मिशन है बीजेपी का, उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं जेपी नड्डा के कंधों पर फिर से डाली गई है और उसी क्रम में ये जो है कि रैली का आगाज 2024 के चुनावी बिगुल बजाने के लिए 4 रैलियों का आगाज करने जा रहे हैं आज जेपी नड्डा और माना जा रहा है कि 24 में इनके नेतृत्व में बीजेपी है जो है कि वो कम से कम 350 के पार जा सकती है। अभी राजनीतिक गलियारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी जो अपना रोड मैप तैयार की हुई है और जिस हिसाब से रणनीति बना करके वो चल रही है उसके अनुसार वो कहीं ना कहीं 350 का टारगेट हासिल करने को लेकर के चल रही है। लेकिन देखना होगा कि बाकी पार्टियां 2024 में क्या कुछ तैयारी करके उतर रही हैं और बीजेपी उनको पछाड़ रही है या उनसे मात खा रही है। सिखा जी पंकज, अगर बात करें गाजीपुर की तो गाजीपुर से ही क्यों बिगुल फूका जा रहा है 2024 का? कैसा रहा है यहाँ पे बीजेपी का परफॉर्मेंस? बिल्कुल शिखा बताना चाहेंगे कि गाजीपुर में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है क्योंकि गाजीपुर काशी के ठीक है और सीधे और पूजा अर्चना विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ के करने की इच्छा थी। चूंकि एक्सटेंशन जब पड़ा तभी से ये माना जा रहा था कि काशी दौरे पे जा सकते हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो इनका दोनों समीकरण एक साथ साधने के लिए एक तो जो इनको एक साल का एक्सटेंशन मिला है कार्यकाल में वृद्धि हुई है उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं बाबा का विश्वनाथ के दर्शन करने की इच्छा उनकी थी वो भी अपनी पूरी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो वहां से सटे हुए गाजीपुर है माना जा रहा है कि वहीं से वो पहले से अपना प्रोग्राम बनाए थे कि जो बीजेपी है वो अपने 2024 अभियान जो है कि यहीं से करेगी। तो इन सब चीजों को लेकर के आज उनकी 4 रैलियां गाजीपुर में लगी हुई हैं और जो अभी तक जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं उसके अनुसार एक बड़ा जन सैलाब इनकी रैलियों में आ सकता है, देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ यहाँ से जो है कि अभियान इनका पूरे देश की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। जी पंकज, कोई भी चुनाव आता है बीजेपी बड़ी बड़ी रैलियां जनसभाएं करती हैं और अब एक बार फिर इसकी शुरुआत कर दी गई है, लेकिन क्या रैली और जनसभाएं काफी हैं? क्या कोई विकास के कामों को साथ लेकर चलेगी बीजेपी या फिर सिर्फ रैलियों को ही दिखाकर जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश रहेगी इस बार भी? देखिए शिखा, चूंकि बीजेपी अपना जो है कि जो एजेंडा है उनको लेकर के चलती है, साथ ही साथ बात करें तो जो उनका संकल्प पत्र आता है उसमें तमाम सारी चीजें होती हैं। लेकिन बीजेपी का जो भी बड़ा और कद्दावर नेता है वो आज यही बात कर रहा है कि बीजेपी कहीं जीत हासिल कर रही है तो वो संगठन और नेतृत्व के चलते विकास का जो कार्य किया है उसको देख करके वो जीत हासिल कर रही है। जनता जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो आज से बिगुल फूक रही है बीजेपी, जहां जेपी नड्डा आज गाजीपुर से उत्तर प्रदेश में रैलियों की शुरुआत करेंगे। 2024 को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को तेज कर रही है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये रैली काफी अहम मानी जा रही है और इस रैली की शुरुआत से पहले गाजीपुर से सटे वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने जेपी नड्डा पहुंचेंगे। अब रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जोशीमठ से, जहां कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। 11 बजे सचिवालय पहुंचेंगे सीएम धामी। पुष्कर धामी बीते दिन भी राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करते हुए नजर आए थे और पुष्कर धामी आज भी कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। जोशीमठ में राहत कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसी तरह से आज भी लगातार हर एक काम पर, हर एक अपडेट पर नजर बनाते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। जोशीमठ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम धामी सभी कार्यों की खुद समीक्षा कर रहे हैं और आज भी सभी राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11 बजे सचिवालय पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, सीएम धामी एक एक अपडेट पर नजर बनाए जोशीमठ की और आज भी 11 बजे सचिवालय पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि बीते दिन भी हमने देखा था काफी एक्टिव नजर आए थे सीएम धामी। जोशीमठ के जो हालात हैं उन पे पल पल नजर रख रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी और इसी क्रम में 11 बजे आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और खुद ही स्क्रीन पे मॉनिटरिंग करते नजर आएंगे क्योंकि जोशीमठ जो है उसको बचाने के लिए सरकार ने तमाम अभियान चलाए हैं और इसको लेकर के प्रदेश सरकार ने जो है कि दिल्ली से डिजास्टर मैनेजमेंट की और IIT के स्टूडेंटों की 8 टीमों को वहां लगाया हुआ है
जो ताजा तरीन जो जानकारी वहां से निकल के आ रही है उसके अनुसार जो सचिव आपदा प्रबंधन है उनका कहना है कि जो क्रेक का गैप था उसको क्रेकोमीटर से बार बार लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो क्रैक की चौड़ाई जो बढ़ रही थी वो लगातार 3 दिन से कहीं ना कहीं रुकी हुई है और जो क्रैक है वो अब बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो वहां पे पानियों का रिसाव था वो कहीं ना कहीं जो है कि 50% से कम कर दिया गया है। तो ये कम से कम जो टीमें लगी हैं उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी वहां पल पल की अपडेट ले रहे हैं और वहां पे जो विस्थापित लोग हैं उनको कैसे पुनर्वास की योजना दी जाए और कैसे उनको राहत पहुंचाया जा रहा है, क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है, जो सरकार के द्वारा सुविधाएं मिल रही है वो उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसको लेकर के समीक्षा बैठक होगी। आपको बताएंगे कि जो दिल्ली में जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें पुष्कर सिंह धामी भी गए थे और उसी के दौरान जो है कि उन्होंने गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी और गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद जोशीमठ के जो हालात हैं उनका ब्यौरा दिया और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से राहत के लिए एक पैकेज मांगा था कि जो जोशीमठ में जो लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए और नवीन जोशीमठ बसाव के लिए कुछ सरकार केंद्र सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाए। हालांकि इस पर केंद्र सरकार ने उनको आश्वासन दिया है कि जो कुछ भी संभव होगा, जिन चीजों की जरूरत होगी उत्तराखंड सरकार को वो केंद्र से मुहैया कराई जाएंगी जोशीमठ में जिस तरह के हालात बने हैं उसको देखते हुए। तो इसी को लेकर के आज सीएम धामी ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों से और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे छोटी छोटी और जो बारीक चीजें हैं उनकी भी जानकारी लेंगे कि आखिर जो वहां पे भूधसाव हो रहा था वो पूरी तरह से कैसे रोका जाए और आगे का कार्यक्रम जो है लोगों का बसाव एक पुनर्वास की योजना जो है वो कैसे बनाया जाए, जो बेहतर जो जगह पे लोगों को रोकने के लिए और उनके आवास की व्यवस्था की जाए। इन सारी चीजों पे आज ये मीटिंग होगी और इसी को लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। जी पंकज, अगर बात करें सीएम धामी की तो वो लगातार हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, किस तरह से चीजों को बेहतर किया जा सकता है इन सब चीजों पे नजर बनाए हुए हैं। केंद्र ने भी मदद की पूरा आश्वासन दिया है। लेकिन अगर बात करें जोशीमठ की तो जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए क्या लगता है, क्या एक बार फिर से लोग अपने आशियाने में वापस लौट पाएंगे या फिर जोशीमठ का नामो निशान मिट जाएगा, कभी लोग जान भी नहीं पाएंगे कि यहाँ पे लोग रहते भी थे? क्या परिस्थितियां वहां की? शिखा बताना चाहेंगे कि जोशीमठ को 3 जोनों में डिवाइड किया गया था जब ये भूस्खलन शुरू हुआ। तो एक डेंजर जोन और उसके बाद से दूसरा बफर जोन और तीसरा सेफ जोन। तो यार जोशीमठ का पूरा नामो निशान जो मिटने की बात आ रही है वैसा कुछ नहीं होने वाला है वहां पे। लेकिन हाँ, जो एक हिस्सा जो है जो डेंजर जोन है वो कहीं ना कहीं खतरे में है और वहां से लोगों को हटा करके सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया है। और डेंजर जोन में जो भी इमारतें और मकाने हैं, जो होटल वहां पे हैं जहां पे टूरिस्ट ठहरते थे, जिन मकानों में क्रैक आया है उन्हें प्रशासन ने चिन्हित करने के बाद जो है कि एसडीआरएफ की मदद से उनको धीरे धीरे करके ध्वस्त किया जा रहा है एक तरह से, क्योंकि एक डर है कि अगर जो बाद में यहाँ पे लोग जाएंगे तो कोई ना कोई हादसा हो सकता है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की तरफ से 8 टीमें वहां पे लगाई गई हैं और उत्तराखंड सरकार की तरफ से तमाम टीमें वहां पे काम कर रही हैं। तो जो भूधसाव है उसको रोकने का काम चल रहा है। आपको बताएं कि जो सचिव हैं आप डिजास्टर मैनेजमेंट के आपदा के, उनका कहना है कि अगर जो जो क्रैक पड़ा हुआ है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो ये खतरे की घंटी होगी। लेकिन अगर जो ये क्रैक एक दूसरे से इंटरनली कनेक्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं ये एक राहत की खबर होगी जोशीमठ के लिए। हालांकि वहां पे क्रैकोमीटर लगा करके और जो जो गैप बना हुआ है, जो दरारें पड़ी हुई हैं रोड में और जमीनों में, उनको देखा जा रहा है कि उनकी चौड़ाई घट रही है या बढ़ रही है या रुकी हुई है। फिलहाल आपको बताया कि जो 3 दिन की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जितने क्रैक वहां पड़े हुए थे जिनको माना जा रहा था कि यहाँ से जमीन दरक सकती है और इसका एक हिस्सा टूट के गिर सकता है, वो क्रैक की चौड़ाई जो है वो नहीं पड़ी है, वो यानी वो रुकी हुई है। साथ ही साथ जो अंदर से जो जल रिसाव हो रहा था भूमिगत जल का ऊपर से, वो कहीं ना कहीं रिसाव रोक दिया गया है, रुका हुआ है। तो जो टीमें काम कर रही हैं वो जो भी रिपोर्ट दे रही है उसके अनुसार अभी फिलहाल स्थिति वहां की नॉर्मल है। लेकिन वहां पे ठहरना और रुकना अभी उचित नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से और आपदा और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जब तक कोई निर्देश नहीं जारी किया जाएगा वहां आम पब्लिक के जाने पर रोक लगी हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहां काम कर रही हैं। हाँ, एक और बात सामने निकल के आ रही है कि तो बिल्डिंगों में दरार पड़ रही थी वो कहीं ना कहीं अब जो है कि कम दिखाई दे रही है। 3-4 दिनों से नई बिल्डिंगों में कोई दरार देखने को नहीं मिली है। तो ये एक कम से कम जोशीमठ के लिए राहत भरी खबर है। वहीं सरकार की माने तो पुनर्वास के लिए जो सुरक्षित जगह है वहां पे लोगों को ले जाया जा रहा है और जरूरत पड़ी सरकार का कहना है कि जोशीमठ को वहीं वो बगल में ही जो है सुरक्षित जो स्थान है वहां पे नए जोशीमठ को नए टिहरी की तर्ज पे बसाया जा सकता है।
जी पंकज, यानी कि जो ये आपदा आई है ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए है। भविष्य में यहाँ पे नए घर भी बनाए जा सकते हैं, जो डेंजर जोन नहीं है वहां पे लोग भविष्य में रह भी सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इन दरारों की, तो क्या ये लगातार आ रहे भूकंप की वजह से भी हो सकता है क्या? बिल्कुल शिखा, बताना चाहेंगे कि जो सिचुएशन है वहाँ का, जो स्थिति है जोशीमठ की, वो पहाड़ के एक छोर पे बसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जब विकास का कोई काम होगा और पहाड़ दरकेंगे तब भी इस तरह के सिचुएशन आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो भूगर्भिक हलचल कुछ हो रही है, जैसे भूकंप आ गया, जी तो भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और दूसरी बात ये कि जो पहाड़ के ऊपरी हिस्से से जो जल प्रपात आते हैं, उनके स्रोत कहीं ना कहीं इंटरनली नीचे से भी निकलते हैं, तो वहां से भी वो मिट्टी को गलाकर अपने साथ ले जाते हैं और भूधसाव की स्थिति शुरू हो जाती है। तो तमाम भौगोलिक चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इसका कारण बन सकती हैं। लेकिन वहां पे जो भूवैज्ञानिक हैं वो अब कहीं ना कहीं चिन्हित करेंगे कि कौन सा एरिया खतरनाक हो सकता है और कौन सा जो एरिया है वो लोगों के रहने के लिए बेहतर है। इसके बाद ही वहां रुका जा सकता है। फिलहाल सरकार अभी राहत और बचाव कार्य पे फोकस किए हुए है, और जो विस्थापित लोग हैं जिनको राहत शिविरों में रखा गया है, उनकी सुविधा के लिए सरकार काम कर रही है। जो सरकारी टीमें और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें लगी हुई हैं, वो जी अपना काम कर रही हैं। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के सचिव ने बताया है कि अधिकारियों को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि आप लोग अपनी रिपोर्ट सौंपे कि आखिर आगे की रणनीति उस पर बनाई जाए। तो अब जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार गवर्नमेंट वहां पे रणनीति बनाएगी कि कैसे जोशीमठ को बचाया जा सके, और जो डेंजर जोन है उसको भी कैसे मतलब खतरे की स्थिति में जाने से पहले ही उसको रोका जा सके, ताकि वो रुक बिल्कुल। सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज जुड़े हुए थे। अब रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। देश की आंतरिक सुरक्षा पर बैठक, सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक। देश की आंतरिक सुरक्षा पर डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा पर बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा पर डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से दिल्ली में होगी सुरक्षा पर बैठक। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां देश की सुरक्षा को लेकर ये अहम बैठक हो रही है और आंतरिक सुरक्षा पर बैठक होगी। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ ये बैठक होगी। देश की आंतरिक सुरक्षा पर डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होगी आज से दिल्ली में। ये कॉन्फ्रेंस होगी, सुरक्षा पर बैठक होगी। 20, 21 और 22 जनवरी को तक ये बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो 20, 21 और 22 जनवरी तक ये बैठक होगी। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, जिस तरह से देश की सुरक्षा के लिए ये अहम बैठक बुलाई गई है और 20, 21, 22 3 दिवसीय ये बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक से जुड़ी? संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आंतरिक सुरक्षा पर बैठक होगी। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ ये बैठक होगी, जिसमें देश की सुरक्षा को लेकर कई रणनीतियां बनाई जाएंगी। किस तरह से देश की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस भी है। 26 जनवरी को देखते हुए भी काफी तैयारियां देखने को मिल रही हैं, और जिस तरह से आतंकी इनपुट्स मिल रहे हैं उनको देखते हुए भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी सख्त कर दी गई है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास तौर से भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर खासा नजर रखी जा रही है। आतंकी गतिविधियों को फेल करने की तमाम कोशिश करी जा रही है, क्योंकि आतंकी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आतंकी घुसपैठ की, साथ ही साथ देश को दहलाने की कोशिश की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आज अहम बैठक करी जा रही है। ये 3 दिवसीय बैठक है, जो कि दिल्ली में होगी। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, अगर बात करें देश की रक्षा की, देश की सुरक्षा की, तो आज अहम बैठक बुलाई गई है। ये 3 दिवसीय बैठक है, क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई, और आने वाले समय में 26 जनवरी भी है, इसको देखते हुए क्या ये बैठक बुलाई गई है? देखिए बिल्कुल शिखा, आपको बता दें तो देश की सुरक्षा को लेकर ये बैठक रखी गई है और तमाम जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि आने वाले समय में 26 जनवरी है और 26 जनवरी से पहले देखा गया है कि तमाम जो आतंकवादी हमले होते हैं वो होते हैं। तो इसको लेकर देखिए पहले भी अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट को लेकर ही ये बैठक रखी गई है। और बैठक में देखिए निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से जो 26 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था होगी, क्योंकि देखिए दिल्ली में फ्लैग होस्टिंग होती है तो प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहते हैं और तमाम
तमाम जो और भी स्टेट्स हैं तो वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं जो फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो देखिए तमाम चीजों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये बैठक रखी गई है। और साथ साथ देखिए हर बार देखा जाता है कि जब भी इस तरह का कोई 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है तो उससे पहले कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले होते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर देखिए ये बैठक रखी गई और बैठक में तमाम चीजों पर निर्णय लिया जाएगा। और देखिए इस बैठक में तमाम चाहे वो जांच एजेंसियां की आईबी की टीम हो या और भी जितने भी जांच एजेंसियां हो या और भी सुरक्षा एजेंसियां हो, तमाम जो टीम है उसके अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी शिखा। जी अबू तला, क्या इस बार गणतंत्र दिवस पे कोई अतिथि भी आने वाले हैं जिनकी सुरक्षा के चलते भी इस बैठक में रणनीति बनाई जा सकती हो? जी बिल्कुल, देखिए गणतंत्र दिवस में देखिए कई लोग ऐसे रहते हैं जो शामिल रहते हैं। और अतिथि की बात की जाए तो देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले 26 जनवरी पड़ रहा है तो तमाम कुछ ऐसे विदेशी भी हैं जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो देखिए तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी और बैठक में तमाम बड़ी चीजों को लेकर निर्णय लिया जाएगा। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़े हुए थे। तो दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां 3 दिवसीय बैठक बुलाई गई है, सुरक्षा पर चर्चा होगी। रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इन्वेस्टर मीट 2023 का आयोजन होटल हयात में होगा आज। ये बड़ा आयोजन इन्वेस्टर मीट का समाज कल्याण विभाग करेगा आयोजन। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण भी रहेंगे इसमें मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां होटल हयात में इसका आयोजन किया जाएगा। इन्वेस्टर मीट का समाज कल्याण विभाग करेगा आयोजन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण भी करेंगे शिरकत। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां इन्वेस्टर मीट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। होटल हयात में आज होगा ये आयोजन। इन्वेस्टर मीट का समाज कल्याण विभाग करेगा आयोजन। साथ ही साथ कल्याण मंत्री असीम अरुण भी रहेंगे मौजूद। इस खबर में हमारे संवाददाता अबू तला जुड़ चुके हैं। अबू तला, जिस तरह से लखनऊ में इन्वेस्टर मीट का आज आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? कौन कौन इस आयोजन में शामिल हो सकता है? देखिए शिखा, बिल्कुल आपको बता दें तो आज इन्वेस्टर मीट 2023 का आयोजन है और लखनऊ के हयात होटल में ये आयोजन होगा। इसमें देखिए समाज कल्याण मंत्री जो है असीम अरुण वो मौजूद रहेंगे। साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम और भी जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। और साथ साथ देखिए अगर कुछ विदेशों की बात की जाए तो जो विदेशी लोग हैं वो भी इस इन्वेस्टर समिट मीट में शामिल रहेंगे। तो देखिए तमाम चीजों को लेकर ये आयोजन हो रहा है और तमाम जो निवेश आएगा उसको लेकर ये आयोजन किया गया है। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़े हुए थे। तो समाज कल्याण मंत्री अरुण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां इन्वेस्टर मीट 2023 का आयोजन होटल हयात में आज किया जा रहा है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम निकाय का कार्यकाल समाप्त होने पर डीएम ने समिति का किया गठन। समिति में डीएम अध्यक्ष, नगर आयुक्त सदस्य बने, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सदस्य बनाए गए। नगर निगम निकाय का कार्य गठित समिति देखेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किसी बड़े निर्णय लेने का नहीं होगा अधिकार। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां नगर निगम निकाय का कार्यकाल समाप्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कार्यकाल समाप्त होने पर डीएम ने समिति का किया गठन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समिति में डीएम अध्यक्ष, नगर आयुक्त सदस्य बने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से जहां नगर आयुक्त सदस्य बने, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सदस्य बनाए गए। नगर निगम निकाय का कार्य गठित समिति देखेगी लेकिन किसी बड़े निर्णय का लेने का अधिकार इस समिति को नहीं होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नगर निगम से जुड़ी हुई जहां समिति में डीएम अध्यक्ष, नगर आयुक्त सदस्य बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है नगर निगम निकाय का कार्यकाल समाप्त हो गया है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, नगर निगम निकाय का कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब समिति का गठन भी कर दिया गया है जो पूरा कार्यभार देखेगी, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती है। और क्या कुछ अपडेट है? जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो समय सीमा थी नगर निगम और निकाय की वो कल ही समाप्त हो गई थी और इसको लेकर के पहले से ही तैयारी थी, जो कि 20 जनवरी से यानी आज से प्रशासक काल यहाँ पे लागू हो चुका है। और इसके तहत जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में
जिला अधिकारी के साथ साथ नगर आयुक्त और अपर जिला अधिकारी, ये 3 लोगों की कमेटी है जिसमें डीएम यहाँ के अध्यक्ष होंगे, नगर आयुक्त उसके सदस्य होंगे और अपर जिला अधिकारी प्रशासन भी इसके सदस्य होंगे। और जो विकास कार्य होने वाले हैं इन नगर निगम के तहत, तो इसमें जो है कि ये सारा विकास कार्य का जिम्मा अब इनके ऊपर होगा कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या हो रहा है। जो विकास की परियोजनाएं जो चल रही हैं यहाँ पे वो किस हिसाब से चले, लेकिन कोई बड़ा निर्णय ये लोग नहीं ले सकते हैं। केवल जो कार्य चल रहा है, जो डेवलपमेंट चल रहा है, इसकी देखरेख और मॉनिटरिंग ये लोग कर सकते हैं कि कहीं कोई ये विकास कार्य जो है वो प्रभावित ना रहे। क्योंकि अब जो बड़ा निर्णय लेना होगा वो जब आगामी नगर निगम का चुनाव हो जाएगा, गठन हो जाएगा, उसके बाद ही जो है कि वो पदेन सदस्य ले सकते हैं। चूंकि संवैधानिक नियम के अनुसार इस कमेटी को बड़े निर्णय लेने का अधिकार नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे। तो नगर निगम निकाय का कार्यकाल समाप्त हो गया है और डीएम ने समिति का गठन कर दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।